हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड बाय विनय। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जी हाँ, कंप्लीटली हम लोग एक एक टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर का। तो आप लोग आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका एक एक चीज इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाए। बाकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर क्लास 9th का आपका कोई भी टॉपिक अगर छूट भी गया हो तो यहाँ पे अगर यदि उसका यूज होगा तो मैं वो वाला चीज भी करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। तो फर्स्ट चीज जो अपने को जाननी है वो क्या है कि चैप्टर का जो नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या, उसके पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो इस जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर, ठीक है, इस पिक्चर के अंदर अपने को क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस पिक्चर के अंदर अपने को क्या देखने को मिल रहा है। पहला जो पिक्चर है, ठीक है, और जो दूसरा पिक्चर है इसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। पहला पिक्चर के अंदर एक पेपर है हमारे पास, उस पेपर को दो पार्ट में कट किया गया है। क्लियर है, पहला पिक्चर में पेपर है हमारे पास, उस पेपर को दो पार्ट में कट किया गया, मतलब इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्लियर है, तो क्या यहाँ पे पेपर की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हुई है क्या? पेपर की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हुई है क्या? पहले भी मैं पेपर में लिख सकता था, अभी भी मैं पेपर में लिख सकता हूं। द ओनली थिंग विच चेंजेस वो क्या है, उसका साइज छोटा हो गया। पहले जो पेपर था वो थोड़ा सा बड़ा था, अब जो पेपर हमारे पास है वो थोड़ा सा छोटा हो चुका है। क्लियर है, बाकी इसके सिवा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस टाइप का जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल चेंज। क्लियर है, ये वाला चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, शेप, साइज और अपीयरेंस चेंज हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का, बाकी उसके सिवा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। दूसरा पिक्चर देखिए, दूसरा पिक्चर पे आपके पास क्या है, पेपर है। ठीक है, पेपर को मैंने क्या किया, बर्न किया है, पेपर को मैंने जला दिया। क्लियर है, अब पेपर को जलाने के वजह से वो पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, वो पेपर कन्वर्ट हो गया एशेज में एंड स्मोक में। किस में कन्वर्ट हो गया, पेपर एशेज एंड स्मोक में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे पहले जो पेपर की प्रॉपर्टीज थी और अभी जो पेपर की प्रॉपर्टीज है, दैट इज एशेज एंड स्मोक, वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। क्लियर है, तो इसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं सर इसको, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। क्लियर है, आई होप फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, इस दोनों में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिजिकल चेंज में क्या होता है, आपको जस्ट क्या देखना पड़ता है, किसी भी सब्सटेंस का अगर शेप, साइज या अपीयरेंस चेंज हो रहा है तो वो चेंज, उस चेंज को हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, इनिशियली जो भी सब्सटेंस हमारे पास रहेगा और किसी भी टाइप का रिएक्शन होने के बाद में जो नया सब्सटेंस हमारे पास आएगा उसकी प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो जाती है, उस चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। क्लियर एकदम, और यही केमिकल चेंज के बारे में अपने को इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है, और चैप्टर का नाम क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन का जो डेफिनेशन है ये क्या कहता है, केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज, ठीक है, इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कुछ सब्सटेंसेस है इनिशियली, ठीक है, वो अगर यदि एक दूसरे से मिलते हैं, वो अगर एक दूसरे से अगर मिलते हैं तो उनके बीच में क्या हो रहा है, एक टाइप का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, उनके बीच में क्या हो रहा है, एक टाइप का रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन होने के बाद में एक जो नया सब्सटेंस मेरे पास आएगा, एक नया सब्सटेंस मेरे पास आएगा, उस नए सब्सटेंस की जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो प्रॉपर्टीज इनिशियली जो भी सब्सटेंस रहेगा उससे कंप्लीटली डिफरेंट होगी, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास इनिशियली हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या होगा, किसी भी टाइप का रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होने के वजह से एक नया सब्सटेंस निकल के आएगा, एक नया प्रोडक्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो वो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी इनिशियल सब्सटेंस से। क्लियर है, ठीक है, इसके लिए आप एक पिक्चर देख सकते हो। इस पिक्चर में आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि जो कोल है वो बर्न हो रहा है, लाइक इट इज बर्निंग ऑफ ए कोल। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ ए कोल का अगर हम लोग रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, इट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाँ या ना, अगर मैंने बर्निंग ऑफ ए कोल लिखा है, बर्निंग ऑफ ए कोल का मतलब कोल क्या, कार्बन के फॉर्म में।
ठीक है, प्लस ऑक्सीजन मैंने क्यों लिखा, अगर बर्न हो रहा है, ठीक है, सराउंडिंग में हमारे पास क्या है, सराउंडिंग में तो हमारे पास ऑक्सीजन ही है, तो कार्बन किसके साथ कांटेक्ट में आया, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आया, तो कार्बन जैसे ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाँ या ना, इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, या सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या सेम है कार्बन और ऑक्सीजन के जैसे, हाँ या ना, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो हमारे पास एज ए इंग्रेडिएंट काम कर रहे हैं, एज ए इंग्रेडिएंट काम कर रहे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और ये मिलने के बाद में जो एक नया सब्सटेंस बन के आ रहा है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इनको, प्रोडक्ट। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो अगर डिफाइन करना हो कि सर रिएक्टेंट क्या होता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं द रिएक्टेंट, सॉरी, द रिएक्टिंग स्पेसीज या द रिएक्टिंग एजेंट्स आर नोन एज reactants, and the new species formed by the reactant are called products. क्लियर है, जब भी कुछ हमारे पास इनिशियली स्पेसीज रहेगी या कुछ एजेंट्स रहेंगे, उनको अगर यदि हम लोग मिला देंगे, ठीक है, उनको अगर हम लोग मिला देंगे तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और उनसे जो नया सब्सटेंस मेरे पास निकल के आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग ये पता करेंगे केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है, जैसे कि पहला ऑब्जर्वेशन हमारे पास है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होगा कि समझ लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद में अगर उसमें से गैस इवॉल्व होना शुरू हो जाए, गैस निकलना शुरू हो जाए, तो गैस को देखते हुए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे समझ लीजिए मेरे पास एक मेटल है, मान लेता हूँ कि एक जिंक मेटल है, इसको मैं रिएक्ट करवा देता हूँ डाइल्यूट H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। और मेरे पास जो प्रोडक्ट निकल के आएगा डेट विल बी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, समझ लीजिए इवॉल्व हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, इसको देख के मैं क्या कह सकता हूँ कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या हो गया कि समझ लीजिए इनिशियली मेरे पास एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है, रिएक्शन होने के बाद में वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड फॉर्म में, या कोई सब्सटेंस लिक्विड में है, सॉल्यूशन होने के बाद में वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस टाइप का जो फॉर्मेशन होगा उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब क्या हो गया कि समझिए इनिशियली मेरे पास कोई सब्सटेंस है दैट इज कलरलेस, रिएक्शन होने के बाद में उसका कलर चेंज हो चुका है, समझ लीजिए ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया या येलो हो गया। या समझिए इनिशियली मेरे पास कोई कलर था येलो कलर में, रिएक्शन होने के बाद में उसका चेंज हो गया ग्रीन कलर में, तो वो कलर चेंज को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में क्या होगा कि समझ लीजिए जिस भी हम लोग है ना बीकर के अंदर रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी बीकर के अंदर हम लोग रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो बीकर का अगर यदि टेम्परेचर, मतलब वो बीकर का टेम्परेचर इन द सेंस कैसे मैं बोल सकता हूँ कि वो बीकर अगर गर्म हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर चेंज हुआ है, या वो बीकर ठंडा हो गया तब भी हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। बिकॉज ऑब्वियस बात है जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें हम लोग हाथ डाल के तो देखेंगे कि ना वो टेम्परेचर चेंज हुआ है नहीं हुआ, तो उस बीकर को ही देख के हम लोगों को बताना है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। मतलब वो बीकर गर्म हुआ तब भी चेंज इन टेम्परेचर बोल सकते हैं, ठंडा हो गया तब भी हम लोग चेंज इन टेम्परेचर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हो गया, देखिए कि अगर यदि हम लोग कुछ सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, हम लोग अगर यदि कुछ सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी सब्सटेंस है सारे के सारे सब्सटेंस डिसॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, सारे के सारे सब्सटेंस डिसॉल्व हो चुके हैं, बट कुछ हद तक कुछ सब्सटेंस जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही नीचे डिपॉजिट होकर रह जाते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में ही नीचे की ओर डिपॉजिट होके रह जाते हैं। तो यही जो सॉलिड फॉर्म है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो ये भी अगर यदि होता है तो इसमें भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है केमिकल इक्वेशन। सर केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखिए
जब भी हम लोग किसी भी टाइप का रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, समझ लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं कि मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैंने लिखा है ये किसके फॉर्म में लिखा है, एक वर्ड के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो इसी को अगर यदि मेरे को प्रिसाइसली और लिखना पड़े केमिकल फॉर्मूला की मदद से, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम को Mg लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख सकते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिख सकते हैं, MgO। क्लियर है। तो ये ही इक्वेशन को मैंने एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर एकदम। तो अब नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर कि केमिकल रिएक्शन तो ठीक है सर, केमिकल इक्वेशन ठीक है, लेकिन जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशन जो होता है सर उसको बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेता हूं, अभी जो मैंने लिया था Mg दैट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अभी कुछ कुछ लोगों के दिमाग में तो ये चल रहा होगा कि सर मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने MgO ही क्यों बनाया, आपने Mg2O क्यों नहीं बनाया, या MgO2 क्यों नहीं बनाया, या Mg3O क्यों नहीं बनाया। पहले तो थोड़ा सा आपको क्लास 9th पे लेके चलता हूं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना कैसे। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बात करूं तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर क्या होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन होगा। तो मैग्नीशियम हो गया मेरा मेटल, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 282। ठीक है, और ऑक्सीजन हो गया नॉन मेटल, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो मैग्नीशियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है, मतलब गेन करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो क्या होगी, +2 एंड -2। ठीक है, मतलब बेसिकली 2 हो गई। ठीक है, द चार्ज इज +2 एंड -2। ठीक है, तो अब इसका अगर हम लोग फॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, Mg2O2। ठीक है, तो ये जो 2 और 2 ये हमारा सेम है, तो इसको हटा सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, MgO। सो दिस इज आवर कंपाउंड। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग कंपाउंड फॉर्मेशन सीखे थे क्लास 9th एटम्स इन मॉलिक्यूल चैप्टर में। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन समझने के लिए अपने को ये समझना पड़ेगा कि जितने भी एटम, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास रिएक्टेंट साइड में है, उनके नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड में है। क्लियर है, द नंबर ऑफ एटम्स in the left hand side should be equal to number of atoms in the right hand side of the element। क्लियर है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट में क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो अब देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मेरे पास दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम का नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 1। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 2। क्लियर है ये चीज। ठीक है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का राइट हैंड साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम का भी 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है, लेकिन होना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन का 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो अब 2 करने के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे 2 लगा दिया तो बन गया ये, सॉरी ये हो गया बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते, इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वही बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और मैग्नीशियम के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है सबको पहले तो बॉक्स में डाल दो। क्लियर है, सबको पहले तो बॉक्स में डाल दो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे चेंजेस किस में होना चाहिए, सबसे पहले ऑक्सीजन के अंदर चेंजेस होना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन में यहाँ पे कितने एटम्स है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एटम्स है और राइट हैंड साइड पे 1 एटम्स है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, राइट हैंड साइड पे भी मैं एक 2 लगा दूंगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया,
ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो चुका है, लेकिन मैग्नीशियम में भी तो चेंज आ गया। अब मैग्नीशियम का भी नंबर ऑफ एटम्स कितना बन गया 2, और ऑक्सीजन का भी बन गया 2। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है लेकिन मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम लोग फिर लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या लगा देंगे 2। क्लियर है? हमेशा याद रखना जब भी हम लोग चेंजेस करेंगे वो हमेशा बॉक्स के बाहर ही चेंज करेंगे, वो एलिमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग Mg है तो Mg2 लिख दिया, O है तो O2 लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला। क्लियर एकदम? ठीक है, अभी थोड़ा और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मान लेता हूं कि एक आयरन है, आयरन के साथ वाटर को रिएक्ट करवा देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तरीका एक बताता हूँ किस तरीके से अपने को करना है। पहले तो आप देखिए एक बॉक्स बना लीजिए। जो फर्स्ट में एग्जांपल लिया था वो तो बहुत ही आसान था। पहले तो आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद में इस तरीके से आप कॉलम बना लीजिए एलिमेंट का। तो एलिमेंट क्या क्या है मेरे पास, आयरन है, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद में रिएक्टेंट साइड दो कॉलम बनेगा, एक हो गया रिएक्टेंट का और एक बनेगा प्रोडक्ट का। ठीक है, एक हो गया रिएक्टेंट का और एक हो गया प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट में आयरन के कितने एटम्स है 1, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 2, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के कितने हैं 1। क्लियर है? प्रोडक्ट साइड में आयरन के कितने हैं 3, हाइड्रोजन के कितने हैं 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं 4। तो ये बन गया हमारा कॉलम। अब इसको देखते हुए हम लोग करेंगे बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला तरीका अपने को समझना है, जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स होगा सबसे पहले उसको बैलेंस कीजिए। जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स होगा सबसे पहले उसको बैलेंस कीजिए। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसका है, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन 4 है और रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक है, तो रिएक्टेंट पे जो ऑक्सीजन 1 है इसको सबसे पहले मैं बैलेंस करूंगा। तो प्रोडक्ट में 4 है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। ठीक है, रिएक्टेंट पे क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने 4 किया तो यहाँ पे एक 4 लगा देता हूं। ठीक है, तो अगर मैंने 4 लगा दिया मतलब ऑक्सीजन तो मेरा बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन तो मेरा बैलेंस हो चुका है, बट इसके वजह से क्या हुआ हाइड्रोजन पे चेंज आ गया। हाइड्रोजन इनिशियली कितना था, हाइड्रोजन इनिशियली मेरे पास था 2, लेकिन अब 4 लगाने की वजह से क्या हो गया 4 इंटू 2। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे जो ये 4 है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम्स लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करना, प्लस मत कर दीजिएगा। तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 8। तो अब रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो चुका है। क्लियर है ये चीज, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, अब फिर से अगर मेरे को प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन को 8 बनाना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा जो हाइड्रोजन है ये भी अब सेम हो चुका है। अब नेक्स्ट मेरे को क्या देखना है आयरन। ठीक है, आयरन लेफ्ट हैंड साइड में सॉरी राइट हैंड साइड पे मेरे पास कितना है 3 एटम्स ऑफ आयरन है, और लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है मतलब रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे मैं अगर 3 लगा दूं तो ये मेरा बैलेंस हो गया, इधर मैंने कर दिया 3। तो आप देख सकते हो अब रिएक्टेंट साइड पे आयरन भी 3 है, प्रोडक्ट साइड पे आयरन 3 है, हाइड्रोजन सॉरी रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन 8 है और प्रोडक्ट साइड पे भी 8 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 4 है और प्रोडक्ट साइड पे भी 4 है। क्लियर एकदम? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स है? ठीक है, तो पहला टाइप हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दूसरा टाइप, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड सिक्स्थ इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इतने टाइप के रिएक्शन अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कंबाइन हो रहा है, कुछ चीजें कंबाइन हो रही है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस react to form a single substance या combine to form a single substance which is called combination reaction। कहने का मतलब हुआ क्या कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलेंगे लेकिन जो प्रोडक्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे, बट उससे जो प्रोडक्ट आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, देखिए
ट्वाइस ऑफ Mg, ये पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन है, ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2 गिव्स अस ट्वाइस ऑफ MgO। कहने का मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अपने को क्या बना के दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देख सकते हो रिएक्टेंट साइड पे दो सब्सटेंसेस है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उस पे सिर्फ हमारे पास एक ही सब्सटेंस आया है। क्लियर है? तो ये कहानी हो गई किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अपने को दिमाग में रखना है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्टेंट साइड पे होने चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ये एकदम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या, देखिए, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक कंपाउंड रहेगा, ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड रहेगा, वो एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाएगा। कहने का मतलब रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ एक ही कंपाउंड होगा, रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ एक ही कंपाउंड होगा, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे जब वो स्प्लिट हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बन जाएंगे। क्लियर है? जैसे कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, रिएक्टेंट साइड पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होते थे, लेकिन प्रोडक्ट पे सिर्फ एक। लेकिन डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट पे सिर्फ एक कंपाउंड होगा और प्रोडक्ट साइड पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस हो जाएंगे। अब बात यह आती है कि कोई भी कंपाउंड अगर बना हुआ है, वो ऐसे ही तो स्प्लिट होने वाला नहीं है कि पड़ा है अपने अपने स्प्लिट हो गया, तो उसको कुछ मदद तो चाहिएगा। तो मदद कौन कौन कर सकता है? पहला मदद कौन कर सकता है, हीट, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जहां पे एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, किसकी हेल्प से, हीट के हेल्प से। जैसे कि ये कंपाउंड यहाँ पे क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो CaCO3 में जैसे ही हीट आया, CaCO3 में जैसे ही हीट आया, हीट आने के वजह से वो किस तरीके से ब्रेक हो चुका है, दो सब्सटेंसेस में ब्रेक हो चुका है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया डिकम्पोजिशन का। दूसरा तरीका हमारे पास है विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको सर, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। यहां पे जो ब्रेक हो रहा है, वो ब्रेक होने के लिए मदद कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मदद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास इनिशियली वाटर था, वाटर पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट किया गया, ठीक है, वाटर पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आया, तो वो किस तरीके से कंपाउंड को ब्रेक कर देता है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन की। फिर तीसरा तरीका हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। क्लियर है? तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियली क्या था, एक सिल्वर क्लोराइड मेटल था, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड था। तो सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड को किस तरीके से ब्रेक किया गया कि सिल्वर और, सॉरी यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लिख दिया, ये Cl2 होगा। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड को किस तरीके से ब्रेक किया गया, सिल्वर और क्लोरीन गैस के अंदर किस तरीके से ब्रेक किया गया, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जैसे ही उस पर सनलाइट गिरा, वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, डेट इज सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली हुआ क्या, इट इज अ रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। और ऐसी ब्रेक होने वाला नहीं है, इसके लिए कुछ मदद चाहिएगा। तो मदद कौन कौन कर सकता है, हीट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है, और उसके बाद में लाइट कर सकता है। क्लियर है? और उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction। या more precisely मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, क्या, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है किसको, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह ले जाएगा। क्लियर है? जैसे कि हम लोग के पास एग्जांपल क्या है, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम गिव्स अस मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे समझिएगा, ये जो Cu है, कॉपर है, ये मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव, Mg जो है ये मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर की जगह
ले लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बन क्या गया हमारे पास MgSO4, Cu को हटा दिया गया, Cu के जगह पे कौन आ गया, Cu के जगह पे कौन आ गया, मैग्नीशियम आ चुका, मतलब कॉपर की जगह पे मैग्नीशियम आ चुका है और कॉपर को साइड कर दिया गया। तो यही होता है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेयर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अब किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हाईली रिएक्टिव कौन सा और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है। देखिए इसके लिए हम लोग के पास एक चैप्टर है मेटल्स और नॉन मेटल्स, उसमें आपके पास पूरी एक सीरीज दी हुई है फ्रॉम लीस्ट रिएक्टिव टू मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा और मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा और क्यों है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है, हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है, लेकिन किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये समझते। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स, ठीक है दो कंपाउंड है, रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आयंस के बीच का, दो कंपाउंड रहेंगे, उन दो कंपाउंड के बीच में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट भी किसका, आयंस का डिस्प्लेसमेंट होगा, ताकि एक नया कंपाउंड हम लोग बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, AgCl प्लस NaNO3। कहने का मतलब क्या हो, यहाँ पे Na ने किसकी जगह ले ली, सिल्वर की जगह ले ली, और Ag ने किसकी जगह ले ली, सोडियम की जगह ले ली। क्लियर है, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे दो आयंस ने अपने जो पोजीशन है उनको डिस्प्लेस कर दिया, उनको डिस्प्लेस करने के बाद में एक नया ही कंपाउंड फॉर्म कर लिया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और यही एक ऐसा टॉपिक है जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को अच्छे से समझना है। देखिए तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में ऐड हो रहा हो, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कहने का मतलब किसी कंपाउंड में अगर यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या इसका उल्टा का अगर हम लोग बात करें, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो या एडिशन हाइड्रोजन का हो रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल, इसके अंदर मैं आपको दोनों ही एक साथ क्लियर करवा दूंगा। CuO प्लस H2 गिव्स अस Cu प्लस H2O। ठीक है, तो यहां पे आप अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले मेरे पास ये था CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से बना कॉपर। ठीक है, यहां पे अच्छे से समझिएगा, CuO में ऑक्सीजन प्रेजेंट था, लेकिन बना क्या, बना क्या, बना कॉपर। इसका मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब ऑक्सीजन अगर रिमूव हुआ है तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। देख सकते हो पहले कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपने को देखना है हाइड्रोजन एंड H2O मतलब वाटर। ठीक है, पहले सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन था, पहले सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन के साथ वाटर भी ऐड हो चुका है, अब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो चुका है। ठीक है, पहले हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो चुका है, तो इसके साथ मतलब एक एलिमेंट ऐड हो गया, दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहने का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहने का मतलब रिडक्शन रिएक्शन। आ रहा है बात समझ में। ठीक है, फिर से बता देता हूं, कॉपर ऑक्साइड था हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर बना, मतलब कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन अब जा चुका है, तो जा चुका है इसका मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये मेरे पास क्या बन गया है, रिडक्शन, मेरे पास क्या प्रोसेस बना, ये रिडक्शन रिएक्शन। फिर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से क्या बन गया, ये वाटर बन चुका, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग और काफी सारे एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा हो, रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन वगैरह में कुछ कंपाउंड फॉर्म हुआ, उसके बाद में क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी हमारे पास रिलीज हो रहा होगा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अगर रिलीज हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वेयर हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर है? उसी तरीके से रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, हीट एनर्जी का यूज कर रहे हैं, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एकदम सिंपल सा बात है, एक्सो मतलब हीट का रिलीज होना, ठीक है, एंडो का मतलब हीट एब्सॉर्ब होना। क्लियर है? तो यहां पे आप देख सकते हो एक्सोथर्मिक में क्या लिखा हुआ, देखिए कि जो यहाँ पे हीट रिलीज हुआ है, यहाँ पे जो सराउंडिंग है क्या लिखा हुआ, हॉटर देन सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग से ज्यादा हीट है। यहाँ पे सराउंडिंग में जो भी हीट है उससे कहीं ज्यादा हीट जो रिएक्शन हुआ है उसके अंदर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, एंडोथर्मिक में देखिए कूलर देन सराउंडिंग, मतलब क्या हुआ कि सराउंडिंग में जितनी भी हीट होगी उससे कम हीट कहां पे है, जो भी रिएक्शन हुआ उसमें। इसका मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर लिया गया, हीट को क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो हीट का जब एब्जॉर्प्शन होता है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं एसी का। ठीक है, जब हम लोग के घर पे एसी चल रही होती है तो रूम के अंदर जितना भी हीट रहता है, उस हीट को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और हम लोग का जो रूम है उसको ठंडा कर देता है। तो वो रिएक्शन भी क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है करोजन। ठीक है, करोजन, यहाँ पे आप पिक्चर देख के समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है, कि कोई मेटल है किसी भी चीज का, जैसे कि समझ लीजिए वाटर के कांटेक्ट में आ गया हो या एयर के कांटेक्ट में आ गया हो या किसी चीज के साथ रिएक्शन हो चुका होगा, तो उस केस में क्या होगा, वो जो हमारे पास मेटल रहेगा वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, उसमें रस्ट आ जाएगा। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, करोजन। ठीक है, द फेनोमेना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड करोजन। क्लियर है? घर पे हम लोग का वार्डरोब वगैरह रखा हुआ रहता है, बहुत पुराना वार्डरोब है, बहुत टाइम से रखा हुआ है, एयर के कांटेक्ट में आता है तो कुछ समय बाद में क्या होता है, उसमें जंग खाना शुरू हो जाता है, मतलब रेडिश कलर का हो जाता है। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, बिकॉज वो ज्यादातर आयरन मेटल का बना हुआ होता है, वो भी क्या है, करोजन ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेंसिडिटी। पिक्चर से समझ में आ रहा होगा कितनी खराब चीज है ये। द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्ट इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब चीज को समझते हैं। हमारे घर पे समझ लीजिए कुछ खाना बना, ठीक है, कुछ समझ लीजिए रोटी और सब्जी बनी। ठीक है, अब वो रोटी और सब्जी बच जाती है। अब वो अगर बच जाती है, उसको अगर हम लोग समझ लीजिए जो सब्जी वगैरह उसको अगर हम लोग रेफ्रिजरेट ना करें, मतलब उसको फ्रिज के अंदर ना रखे और वैसे ही बाहर रख दिया, और 3-4 दिन बाद में अगर यदि उस रोटी और सब्जी को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या वो सेम रहेगा? सेम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, उसमें से गंदी स्मेल आएगी। ठीक है, वो पूरी तरीके से सड़ चुका होगा। तो जो पूरी तरीके से सड़ चुका है, गंदी स्मेल आएगी, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, मतलब स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बाहर रख दिया, इसका मतलब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ चुका है, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कोई भी सामान अगर यदि आएगा डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा, वो सामान में हमारा खराब हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने करवाया आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।